Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about Convention on Biodiversity, and this topic is important from our syllabus paper 4 biodiversity topic point of view. तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं. देखिए, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स, बायो दैट मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी दैट मीन्स वैरायटी. तो बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. डिफरेंट तरह के फौनास एंड फ्लोरास जो हमारे अर्थ पे हैं, टुगेदर दे आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू अस. देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें हम भी, जिसका एक कंपोनेंट है, वी ह्यूमन बीइंग आर कंपोनेंट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी. और हम हमारे आसपास के जो भी फ्लोरास फौनास हैं उनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ऑल दीज स्पीसीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. बिना एक दूसरे के हम सर्वाइव नहीं कर सकते. वो बात अलग है कि बहुत बार हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि बाकी अलग अलग जो फ्लोरास फौनास हैं उनका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. तो बायोडाइवर्सिटी का अलग अलग रोल है. फॉर एग्जांपल, वो हमें बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड, फ्यूल, फाइबर्स. तो जंगलों से हम फ्यूल लेकर के आते हैं, टिम्बर के फॉर्म में फूड लेकर के आते हैं. उसके अलावा ये क्लाइमेट को रेगुलेट करता है बाय कैप्चरिंग CO2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. उसके अलावा पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ये हमें नए नए तरह के प्रोडक्ट देता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और उसके अलावा इट गिव्स अ लॉट ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. उसके अलावा इसका एस्थेटिक सिग्निफिकेंस भी है. हम लोग घूमने जाते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है दैट प्रोवाइड्स अस अ काइंड ऑफ गुड फीलिंग. तो वो एस्थेटिक सिग्निफिकेंस भी है बायोडाइवर्सिटी का. अब इस मुद्दे पे ज़रा सा ध्यान देते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो तमाम कंपोनेंट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अगर कोई भी एक कंपोनेंट ना रहे तो भले हमें डायरेक्टली फील ना हो कि उसका हमारे लाइफ पे कुछ असर हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका हमारे लाइफ पे असर ज़रूर पड़ेगा. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, एन एग्जाम्पल टू प्रूव हाउ लाइफ ऑफ ऑल इज़ इंटरकनेक्टेड. कैसे बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए. ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है. जब भी बायोडाइवर्सिटी पे सवाल आ जाए तो बॉक्स बना करके ये केस स्टडी जरूर लिख देना कि बायोडाइवर्सिटी क्या. उसमें आपको लिखना है कि तमाम जो लाइफ है, फ्लोरास एंड फौनास, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड. और उसको प्रूव करने के लिए केस स्टडी आप लिख सकते हैं. तो केस स्टडी देखिए. डाइक्लोफेनेक एक तरह का पेन किलर है जो कैटल्स के लिए यूज किया जाता रहा है पहले. ये डाइक्लोफेनेक कैटल्स को दिया जाता है, गायों को दिया जाता है एज अ पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर ड्रग्स है. लेकिन बहुत सारी गायें, इनके बॉडी में तो ये डाइक्लोफेनेक आ गया. जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो आपको पता है कि इनको किसी एक सेक्लूडेड जगह पे जाकर के अबैंडन कर दिया जाता है, रख दिया जाता है ताकि वल्चर्स आकर इनको खा लें. तो इन गायों के बॉडी में बहुत सारा डाइक्लोफेनेक पाया जाता था, और जब वल्चर्स इनको खाते थे तो वल्चर्स के बॉडी में भी ये डाइक्लोफेनेक पहुंच जाता था व्हेन दे एट ऑन कार्कस ऑफ दीज काउस और कैटल्स. और वल्चर्स के लिए इट वाज एक्टिंग एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. दिस डाइक्लोफेनेक वाज एक्टिंग एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस लीडिंग टू द फेलियर ऑफ किडनी to these vultures and that was leading to mass death of vultures. तो बहुत सारी संख्या में vultures की डेथ हुई. इनफैक्ट 90% vultures की डेथ हो गई इंडिया में. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घट गया. अब ये सोच करके हमें लगेगा कि ठीक है, vultures की डेथ हो रही है तो होने दो, उससे हमें क्या. यही बात आपको समझनी है और यही बात आपको केस स्टडी में लिखना है कि बहुत टाइम तक वी एज ए ह्यूमन बीइंग डिड नॉट रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वल्चर इन आवर लाइफ. हमें लगा वल्चर कम हो रहे हैं तो होने दो, बट देयर सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो इन आवर लाइफ. देखते हैं कैसे. वल्चर्स की पॉपुलेशन जब कम होने लगी तो ये जो कैटल्स हैं, कैटल्स की जो डेड बॉडी है, कार्कस है, ये अबैंडन्ड जगह पे इस तरह से रखा जाना शुरू किया गया. लेकिन उनको अब खाने के लिए वल्चर्स नहीं आते थे. तो मतलब वल्चर्स आर द मोस्ट एफिशिएंट स्कैवेंजर. वो बहुत जल्दी इन कैटल्स के डेड बॉडी को ख़त्म कर देते थे. लेकिन अब वल्चर्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई तो दीज डेड बॉडीज़ वेयर नॉट ईजली डिकम्पोज्ड.
और फिर इन डेड बॉडीज़ को, इन कार्कस को स्ट्रे डॉग्स खाने लगे, कुत्ते खाने लगे। उसके अलावा ये डेड बॉडी जो है आसपास की वाटर बॉडीज़ में, पॉन्ड्स वगैरह में या रिवर में जाके मिलने लगी। तो इससे सबसे पहला तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वाटर पॉल्यूशन का। दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो जब इन डेड कैटल्स को खाने लगे तो दे स्टार्टेड टू गो मैड, ये रैबिड होने लगे। और उसके बाद दीज फेरल डॉग्स या रैबिड डॉग्स स्टार्टेड टू बाइट पीपल। तो ये तमाम चीज़ें देखी गई ओवर ए पीरियड ऑफ 6-7 ईयर्स कि वल्चर्स की मास डेथ, और फिर नंबर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रैबिड डॉग्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ रैबीज। और बाद में एक प्रॉपर केस स्टडी करके पता किया गया कि अच्छा ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हम डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो देख करके लगा कि वल्चर्स का हमारी ज़िंदगी में क्या काम, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कैसे वल्चर्स आर ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सर्वाइवल। सो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, आवर लाइफ इज इंटरकनेक्टेड। दैट इज़ द significance of biodiversity, rich life around us, everything is interconnected। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, पहले उनको देखते हैं। तो इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, तो एक मीटिंग हुई थी, एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हुआ था जिसको अर्थ समिट कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता है आपने भी इसको बहुत बार पढ़ रखा होगा। अर्थ समिट वाज कॉल्ड इन 1992 इन रायो डी जेनेरियो ऑफ ब्राज़ील। यहाँ पे जब अर्थ समिट बुलाया गया तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स साइन किए गए विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। ये तीनों अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, शॉर्ट में इसको CBD कहते हैं। दूसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, और तीसरा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा तो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसको डिस्कस कर लिया है। तीसरा वाला, इसके अंदर पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुआ, तो ये तो तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा 2 और साइन हुए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके अलावा एक और चीज़ फाइनलाइज हुई थी, एजेंडा 21। ये सब आई होप आपको याद होगा, वहाँ पे हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, बट फर्स्ट अग्रीमेंट दैट इज़ रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, दैट वाज फाइनलाइज, इट्स टेक्स्ट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 22 मई 1992। तो इसी कारण से जो 22 मई 1992 है, जिस दिन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी फाइनलाइज हुआ था, इस दिन को अब पूरे दुनिया भर में मनाना शुरू किया गया एज बायोडाइवर्सिटी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और हर साल ये मनाया जाता है, इस साल भी आज 29 है, तो पिछले सैटरडे को यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी डे था। और इस साल का 2021 का इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मुद्दा यह है कि 1992 में अर्थ समिट के अंदर UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन कर दिया गया। और UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के 3 मेन गोल थे। ऑफ कोर्स पहला होगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, ऐसा नहीं है कि इसके कंपोनेंट को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं, टिम्बर वगैरह, उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, ताकि उनको पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना किया जाए। तीसरा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी जेनेटिक कंपोनेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फॉरेस्ट से टिम्बर है या हनी है या और भी जो भी रिसोर्सेज हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी से कलेक्ट करते हैं, वो पूरे दुनिया भर में फेयर तरीके से बंटने चाहिए। क्योंकि पहले होता क्या था, जो रिच कंट्रीज़ थे वो पुअर कंट्रीज़ के अंदर जा कर के उनकी फॉरेस्ट खरीद लेते थे और उनके फॉरेस्ट के सारे रिसोर्सेज खुद एक्सट्रैक्ट करते थे। तो इसके ऊपर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया विथ हेल्प ऑफ दिस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो इसको जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो दिस। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस। अब कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। तो पहले ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल लेने से पहले मैं आपको समझा दूं डिफरेंस बिटवीन द टर्म कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। देखिए, कन्वेंशन होता है मोटा मोटा एग्रीमेंट, ब्रॉडर एग्रीमेंट इज नोन एज कन्वेंशन। जैसे इस केस में द ब्रॉडर एग्रीमेंट इज दैट वी टुगेदर विल ट्राई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक मोटी मोटी बात होगी। जैसे हम लोग एक प्रॉमिस करें कि हम आज से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो वो एक तरह का कन्वेंशन हो गया कि हम आज से खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और प्रोटोकॉल्स आर द डिटेल्स
और डिटेल एजेंडा इन ऑर्डर टू फुलफिल द गोल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर कन्वेंशन। तो प्रोटोकॉल में डिटेल में टारगेट्स दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टारगेट दिए जाते हैं, मॉनिटरेबल टारगेट दिए जाते हैं अंडर प्रोटोकॉल। ठीक वैसे ही जैसे आपने अच्छे से एक बार सोच लिया कि मैं खूब अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अब उसके बाद आप मॉनिटरेबल टारगेट्स रख रहे हैं कि आज के दिन पॉलिटिक्स खत्म हो जाना चाहिए, कल के दिन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाना चाहिए, 8 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो होगा प्रोटोकॉल। तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे मोटे मोटे जब एजेंडा सेट किए जाते हैं तो दे आर नोन एज कन्वेंशन, एंड व्हेन दीज कन्वेंशंस आर ट्राइड टू बी अटेन्ड थ्रू मॉनिटरेबल टारगेट्स, तो वो मॉनिटरेबल टारगेट्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं, मतलब मॉनिटरेबल टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव गोल सेट किए गए हैं। पहला प्रोटोकॉल अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी है, उसका नाम है प्रोटोकॉल का कार्टिजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो कार्टिजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी वाज अडॉप्टेड इन ईयर 2000, इट केम इनटू फोर्स इन 2003। कार्टिजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी focuses on the risk posed by living modified organisms और genetically modified organisms, LMO शॉर्ट में कहते हैं या GMO, जिस पे सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, तो आने वाले टाइम में एपीएससी भी पूछ सकता है। तो कार्टिजीना प्रोटोकॉल फोकस करता है कि ये GMOs या LMOs लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल को काफ़ी रेगुलेटेड तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, फिर इनका इम्पैक्ट भी देखेंगे आगे कि क्यों कार्टिजीना प्रोटोकॉल में इनके यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो देखिए, ये अगर कोई प्लांट है, ये एक नेचुरल प्लांट है, इस नेचुरल प्लांट के सेल में अगर थोड़ा बहुत हम जेनेटिक चेंजेज कर दें, कोई मान लीजिए नया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई नया बैक्टीरिया डाल दें, किसी भी तरीके से इस प्लांट के सेल के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दें जिससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, ये प्लांट जल्दी जल्दी फ्लावरिंग करे, ज़्यादा रिजिलियंट हो जाए, वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाए, इस तरह का कुछ भी अगर चेंज हम कर देते हैं सेल लेवल पे, इसकी डीएनए में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, जीन कटिंग कर देते हैं, तो जिस तरीके उसके बाद ये जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा है कि इसके जीन्स को हमने मॉडिफाई कर दिया, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये जो कार्टिजीना प्रोटोकॉल है ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इट लिमिट्स द मूवमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इस तरह के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा होते हैं। तो समझते हैं कैसे जिन मॉडल ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है तो कैसे वो खतरा हो जाते हैं। देखिए, बहुत बार इस तरह के सीड्स बनाए जाते हैं दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। उन सीड से होता क्या है कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ईल्ड बढ़ जाता है, उनको पेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, तो कई सारे फ़ायदे होते हैं, काफ़ी जल्दी पक जाते हैं और उनका सेल्फ लाइफ अच्छा होता है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते। तो कई सारे प्लांट्स के जैसे ब्रिंजल के, कॉटन के, इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स निकाले गए हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाने से होगा क्या कि मान लो ये फार्मर है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगा रहा है, तो इसके जो क्रॉप्स को नेचुरल पेस्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं इन जनरल जो खेतों में अटैक करते हैं, दीज पेस्ट्स विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसीलिए तो इसको मॉडिफाई किया गया था इस क्रॉप को, ताकि इसको कीड़े खा ना पाएँ, ये इसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो पेस्ट वॉन्ट बी एबल टू डिस्ट्रॉय दिस GMO। लेकिन इस चक्कर में होगा क्या कि बहुत सारे कीड़े तो मर जाएंगे, जब इनको खाना नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। लेकिन नेचर में एक लॉ फॉलो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें से कुछ बच जाएंगे कीड़े जो अपने आप को इवॉल्व कराएंगे, वो अपने आप को अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इवॉल्व कराएंगे ताकि इन प्लांट्स को भी थोड़ा डैमेज कर पाएँ। तो मोस्ट ऑफ देम विल डाई बट सम ऑफ देम विल सर्वाइव एंड दे विल इवॉल्व। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोरोना वायरस ही है, जिस तरह से चल रहा है, जो वीक हैं दे आर डाइंग, दोज हु आर स्ट्रॉन्गर दे आर सर्वाइविंग। तो यहाँ पे भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल लग रहा है। ठीक वैसे ही इनके लिए भी, इन पेस्ट्स के लिए भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल लगेगा। एंड सम ऑफ देम हु विल बी इवॉल्व्ड दे विल सर्वाइव, एंड व्हेन दे सर्वाइव एज एन इवॉल्व्ड पेस्ट दे विल मल्टीप्लाई, their number will increase and now they are evolved pests। तो अब ये थोड़ा बहुत तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को भी डैमेज कर देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये अब इतना मॉडिफाई हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं कि जो नेचुरल क्रॉप्स हैं, जो पहले वाले क्रॉप उगाए जाते थे GMO से पहले, जो नॉर्मल क्रॉप्स थे या नेचुरल क्रॉप्स थे, उनको तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। तो ये होगा बिकॉज नाउ दे आर इवॉल्व्ड।
तो ये प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद होगा क्या कि बस जीएमओज उग पाएंगे, इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उग पाएंगे। नेचुरल तरीके से जो अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगते थे उनको उगा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि पेस्ट्स की कैपेबिलिटी इन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और ऑर्गेनिजम्स आर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। और इसी कारण से इस कार्टिजिना प्रोटोकॉल में इनके प्रोडक्शन पे लिमिटेशन लगाया गया है। So over a period of time, only genetically modified crops will sustain if we use GMOs। और यही कारण है कि कौन कौन सा GMO इस्तेमाल करना है, कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, इसको बहुत केयरफुली स्टडी करके ही अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में अभी बस बीटी कॉटन, जो एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप है, बस वही उगाया जाता है, उसी को लीगली अलाउ किया गया है उगाने के लिए। बाकी और भी ऑप्शंस हैं जैसे बीटी मस्टर्ड या बीटी ब्रिंजल, इन दोनों का ईल्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर बीटी मस्टर्ड उगाया जाए तो नॉर्मल मस्टर्ड से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। ब्रिंजल की भी क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो हमारे देश की एजेंसी है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC, जिसका काम है इस तरह के मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगाने का परमिशन देने का, वो इन दोनों बीटी मस्टर्ड और बीटी ब्रिंजल को अभी तक इसने परमिशन नहीं दिया है। कारण यही है, वो अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि इनका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, कहीं बायोडाइवर्सिटी को तो ख़त्म नहीं कर देंगे। तो देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में भी जल्दी से देख लेते हैं। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 and as I said, this is the apex body that allows for commercial release of GM crops, and so far it has allowed BT cotton only but not BT mustard and BT brinjal. It is chaired by special secretary or additional secretary of Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो ये तो हो गए पहले कन्वेंशन की बात या पहले प्रोटोकॉल की बात, कार्टिजिना प्रोटोकॉल की। एक दूसरा प्रोटोकॉल भी है इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत। उस प्रोटोकॉल का नाम है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2010 ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल साइन किया गया था। इसमें टोटल 20 टारगेट सेट किए गए थे बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, और इन 20 टारगेट को टुगेदर कहा जाता है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। और ये 20 टारगेट्स को टोटल 5 हेड में डिवाइड किया गया था। 20 टारगेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, सबको याद करना संभव नहीं है तो रटने की ज़रूरत नहीं है। इनको 5 हेड में डिवाइड किया गया था। मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को मेन पर्पस बनाना चाहिए। रिड्यूस प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी, सेफगार्डिंग इकोसिस्टम, इंक्रीज बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच एंड नॉलेज बिल्डिंग। मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, और लोगों की नॉलेज बढ़नी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। जैसे लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे वल्चर्स के डेथ होने से हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें बिल्ड होनी चाहिए। दैट वाज द मेन 5 एरियाज़ जिसमें आईची टारगेट फोकस कर रहा था। और आईची टारगेट के 5 एरियाज़ हैं, लेकिन टोटल 20 गोल सेट किए गए थे आईची टारगेट में अंडर नगोया प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आईची टारगेट के 20 गोल थे, 20 टारगेट्स थे, और 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और 10 साल का पीरियड इसको दिया गया था कि आने वाले 10 सालों में, यानी कि 2010 में अडॉप्ट किया गया और 2020 तक आईची टारगेट्स के इन 20 गोल को हम अचीव करेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एक्सेप्ट हुआ एट अर्थ समिट, और फिर 2010 में आईची टारगेट्स रखे गए अंडर नगोया प्रोटोकॉल, और 2020 में डेट रखा गया कि 2020 तक आईची टारगेट्स को हम अचीव कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, टारगेट पीरियड ओवर हो चुका है, 2020 आ चुका है, 2020 के अक्टूबर में टारगेट पीरियड ओवर हो चुका। लेकिन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से इन 20 में से एक भी टारगेट पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाया है अंडर आईची टारगेट्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। तो ये तो हो गई इंटरनेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स। जरा सा देखते हैं कि नेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक कानून लाया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस कानून के हिसाब से एक टॉप मोस्ट बॉडी बनाई जाएगी, गवर्नमेंट बॉडी बनाई जाएगी, जिसका नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और कोई भी काम बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड
नहीं किया जा सकता है हमारे देश के अंदर जब तक इस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन ना मिल जाए। किस किस तरह के कामों पर रिस्ट्रिक्शन है तो जरा देखते हैं। नो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन मे बी बेस्ड इन इंडिया और आउटसाइड कैन ऑब्टेन एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज अकरिंग इन इंडिया फॉर रिसर्च और कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल रिसोर्स रिसर्च पर्पस के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए खुद से नहीं निकाल सकते हैं अनलेस यू गेट परमिशन फ्रॉम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। उसके अलावा द ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एनी रिसर्च रिलेटेड टू एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स फ्रॉम इंडिया कैन नॉट बी डन विदाउट नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी परमिशन। तो अगर आपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे कुछ स्टडी किया है, मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि ये वाला जो पेड़ है इसके फलों से ये बीमारियां कम हो जाती हैं, तो वो जो आउटकम्स हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर जो रिसर्च करके आपने जो रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट आप बिना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का परमिशन के विदेशों में किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपने हमारे देश के अंदर अगर किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स पे स्टडी करके कोई नई चीज़ पता की है तो उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्लेम आप तभी करेंगे जब आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अप्रूव कर दे। तो ये है काम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। मतलब मिला जुला के आप समझिए कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से लेकर के रिलेटेड कोई भी काम आपको करना है तो पहले इस नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी से, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा। तो ये है एपेक्स बॉडी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एज फार एज परमिशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एज कंसर्न। एक स्टेट लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो दिस इज द 3 layered authorities created by the Biological Diversity Act of 2002। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about WHO probe on coronavirus origin and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view। So देखिए, समझते हैं इस आर्टिकल में बात की गई है रिगार्डिंग थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो अभी तक ये क्लैरिटी तो है नहीं कि कोरोना वायरस एग्जैक्टली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। अभी तक इसको लेकर के बस थ्योरीज ही हैं, बट नथिंग हैज़ बीन कंक्लूडेड सो फार। तो 2 मेन थ्योरी हैं रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। पहला तो इट इज़ ए जूनोटिक डिजीज एंड इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एनिमल सोर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैट्स। चमगादड़ों से आया है इंसानों के अंदर, क्योंकि बैट्स आर नेचुरल रिजर्वायर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ वायरसेस। बैट्स के अंदर ही नीपा वायरस भी मिला था, तो बैट्स की इम्यूनिटी खुद बहुत अच्छी होती है, इस कारण से उनके अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं। और चाइना के अंदर आपको पता है कि बैट सूप इज़ वेरी पॉपुलर डिश। तो माना जा रहा है कि शायद से बैट्स के थ्रू ये कोरोना वायरस इंसानों के अंदर पहुंचा होगा। ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है दैट दिस कोरोना वायरस माइट हैव बीन रिलीज्ड इन वुहान एज ए रिजल्ट ऑफ ए लेबोरेटरी एक्सीडेंट। कुछ ना कुछ टेस्ट कर रहे होंगे चाइनीज़ एक्सपेरिमेंटर्स और वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, उसके कारण ये कोरोना वायरस पूरे दुनिया भर में फैल गया है। तो ये 2 बेसिक थ्योरीज हैं। लेकिन ये जो दूसरी वाली थ्योरी है जेनेसिस ऑफ लैब थ्योरी, कि ये लैब से स्टार्ट हुआ है, इसको लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। चाइना तो हमेशा से रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं लैब वैब से तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला तो हाल फिलहाल में एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, यूएस की एजेंसीज ने पता कराया है कि नवंबर महीने में ही वुहान लैब के कुछ रिसर्चर्स 3 रिसर्चर्स बीमार हो गए थे विथ कोरोना वायरस लाइक सिम्टम्स, जबकि पहला केस चाइना ने क्लेम किया कोविड का इन दिसंबर 2019। लेकिन नवंबर महीने में ही इस बीमारी से 3 रिसर्चर्स वुहान लैब के इन्फ्लिक्टेड ऑलरेडी हो चुके थे। दैट इज़ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द लैब थ्योरी कि लैब से ये निकल के आया। उसके अलावा और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हाउ द वायरस वॉज फर्स्ट फाउंड इन वुहान इफ द वायरस इज नेचुरली फाउंड इन बैट्स ऑफ यूनान। तो यूनानन प्रोविंस है एक चाइना का, जो वुहान से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, और वहाँ के बैट्स के अंदर ये कोरोना वायरस पाया जाता है। तो पहले यूनानन प्रोविंस में फैलना चाहिए कोरोना वायरस, ये वुहान में क्यों फैला? दैट इज़ द अनदर क्वेश्चन दैट सपोर्ट्स लैब थ्योरी कि कहीं ना कहीं ये लोग वो कोरोना वायरस लेकर के आए होंगे यूनानन से वुहान के अंदर लैब में, और वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे और वहाँ गलती से ये लीक हो गया होगा।
अगर ये नेचुरली अकरिंग वायरस है तो ये इतने आसानी से अपने आप को इवॉल्व कैसे कर रहा है, क्योंकि नेचुरली अकरिंग वायरस इस तरह से इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते हैं। आपको पता है कि ये जो वायरस है म्यूटेशन करता है बार बार। हम एक दवाई बनाते हैं, अपने आप को म्यूटेट करके थोड़ा हाइयर वर्जन ले रहा है, तो ये कैसे कर रहा है, ये अगला सवाल उठता है। हाउ सार्स कोविड वायरस इज हैविंग यूनिक प्रोटीन फोल्डिंग। इसका जो कवर है ना वो काफ़ी यूनिक है, मतलब उसका जो बॉडी का स्पाइक प्रोटीन है, जिसका बॉडी कवर आप कह सकते हो, काफ़ी यूनिक है, जो बाकी सारे कोरोना वायरस से या बाकी सारे जो अलग अलग तरह के वायरस हैं उनसे काफ़ी अलग है। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये जो वायरस है इट हैज़ बीन सिंथेटिकली डिजाइंड। अब जरा देखते हैं कि इस पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का क्या ओपिनियन है या अलग अलग देशों का क्या ओपिनियन है। WHO की टीम ने स्टडी करने की कोशिश की थी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन चाइना ने उनको बहुत सारे डिटेल्स दिए नहीं। पहली बात तो WHO ने ये कहा, लेकिन उसके स्टडी के बाद भी WHO की टीम ने ये कहा कि द वायरस वाज मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमंस, बट लैब इंसिडेंट वाज अनलाइकली बट कैन नॉट बी कंप्लीटली रूल्ड आउट। बट WHO ने साथ में ये भी कहा कि दे हैड ए लिमिटेड एक्सेस टू डाटा। चाइना ने उनको डाटा दिया ही नहीं था। तो WHO की बात देखी जाए, उन्होंने हाल फिलहाल में मार्च 2021 में एक रिपोर्ट रखा था रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। उसमें उन्होंने कहा था कि एनिमल मार्केट रोल पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है, इट इज स्टिल अनक्लियर, और लैब लीक थ्योरी को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। मतलब WHO की रिपोर्ट से अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। जबकि US के अंदर अभी हाल फिलहाल में उनके प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब ने कहा है कि उनके यहाँ के एक्सपर्ट्स के बीच में भी कंसेंसस नहीं है। आधे मानते हैं कि लैब से आया है, आधे मान रहे हैं कि वुहान एनिमल मार्केट से आया है। और इसी कारण से उन्होंने अपने यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज को 90 दिनों का वक्त दिया है कि अब आप जो करना है करो। इंटेलिजेंस एजेंसीज को वक्त दिया है 90 दिनों का, लेकिन 90 दिनों के अंदर जो बिडेन साहब ने कहा है कि ही वांट्स एन आंसर, एन एक्यूरेट आंसर, कि ये लैब से आया है कि एनिमल मार्केट से आया है। अब इंडिया का स्टैंड देखते हैं। देखिए, इंडिया ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने हाल फिलहाल में स्टेटमेंट रिलीज किया है। ये फॉर्मल स्टेटमेंट है बिकॉज द स्टेटमेंट हैज़ कम फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और ये स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि देयर इज ए नीड ऑफ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। तो इंडिया ने भी अब साफ साफ डिमांड किया है कि कोरोना वायरस की ओरिजिन की जांच अच्छे से होनी चाहिए, और ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये न्यूज़ जरूरी क्यों है, इसका क्या असर हो सकता है इंडिया चाइना रिलेशंस पे? जब इंडिया ने साफ साफ अब डिमांड किया है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि चाइना स्टार्टिंग से मना कर रहा है कि नहीं नहीं जांच की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्लियर है कि वुहान मार्केट से आया है। तो इंडिया ने अब जब साफ साफ डिमांड किया है कि जांच होनी चाहिए फ्री एंड फेयर तरीके से, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया चाइना रिलेशंस पे पड़ सकता है। एंड चाइना में रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि ऐसा ही चाइना ने किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जब पिछले साल नवंबर में 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह का डिमांड किया था कि एक फ्री एंड फेयर जांच होनी चाहिए रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चाइना ने बहुत ही एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया था, और चाइना ने 14 पॉइंट्स का एक लेटर लिखा था ऑस्ट्रेलिया को, पूरी तरह से धमकाते हुए कि आपने यहाँ पे इन 14 पॉइंट्स पे हमें आपने गुस्सा दिलाने की कोशिश की है, एंड इफ़ यू मेक अस एंग्री देन यू विल हैव डिफिकल्ट टाइम। ऐसा लेटर का साफ साफ मतलब था। मतलब ऑस्ट्रेलिया को सीधे सीधे धमकी दे दी थी जस्ट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सेड कि देयर शुड बी एन इंक्वायरी। और इसी तरीके का स्टेटमेंट इंडिया ने भी रिलीज़ कर दिया है। देखिए, ये नवंबर 2020 में द हेराल्ड में ये आर्टिकल आया था, चाइना कहते हुए कि इफ़ यू मेक चाइना द एनिमी चाइना विल बी द एनिमी। अगर हमसे दुश्मनी करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि असली दुश्मन होता क्या है। दैट वाज चाइनाज फ्रेश थ्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को तो सीधा सीधा धमका दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का फ़ायदा है कम से कम वो बॉर्डर तो शेयर नहीं करता चाइना के साथ। लेकिन जब हमने स्टेटमेंट रिलीज़ किया एंड वी शेयर ए बॉर्डर विद चाइना ऑल्सो, लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना, सो दैट इज़ वाई देयर माइट बी सम एग्रेसिवनेस बाय चाइना ऑन द बॉर्डर साइड इन कमिंग फ्यू डेज। तो ये डर है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट लक्षद्वीप इशूज़। कुछ इशूज़ हो रहे हैं लक्षद्वीप में। अब ये इशूज़ जो हैं वो पिछले 4-5 दिनों से लगातार अखबारों में आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आई वाज नॉट कवरिंग। बट कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये लक्षद्वीप इशू बहुत जगह अखबारों में आ रहा है तो इसको कवर कीजिए, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। बट आपको भी एक बात ध्यान से समझनी है कि देखिए,
अखबारों में बार बार आना, न्यूज़ में बार बार आना और एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो लक्षद्वीप इशू मुझे लगता नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, लेकिन चूंकि आपको लग रहा है, आपने बार बार रिक्वेस्ट किया कई सारे लोगों ने, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रीफली समझा देता हूँ कि क्या है लक्षद्वीप इशू। तो पहले लक्षद्वीप के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स अराउंड 12 अटॉल्स। अटॉल्स आपको पता होगा कोरल रीफ्स होते हैं, सर्कुलर तरह के कोरल रीफ्स होते हैं। तो इस तरह के 12 अटॉल्स हैं, टोटल 36 आइलैंड्स हैं। अटॉल्स आपने जरूर ज्योग्राफी बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा होगा। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर वेरी क्लोज टू केरला आइलैंड एंड इट वाज डिक्लेयर्ड ए यूनियन टेरिटरी इन 1956। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है 65,000 और इसका 96% जो पॉपुलेशन है दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब। ये बात तो ठीक है। एंड रेजिडेंट्स स्पीक मलयालम एंड द्विवेदी। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, मलयालम बोलते हैं, केरला वाले के नज़दीक है तो मलयालम बोलेंगे ही और मलयालम बोलेंगे ही, और एक और लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग द्विवेदी। और इससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि यहाँ का 96% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है। 96% पॉपुलेशन मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है। इसी से ये सारा आर्टिकल आपको समझ आ जाएगा। अब करंट डेवलपमेंट समझिए। लक्षद्वीप के एक नए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं, प्रफुल्ल के पटेल साहब। इन्होंने बहुत सारे नए नए रेगुलेशंस रिलीज़ किए हैं। उन रेगुलेशंस को एक एक करके देखते हैं। तो पहले काउ स्लॉटर पे और बीफ पे बैन लगा दिया है, अनलेस देयर इज अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए हैं, अदरवाइज द पर्सन विल बी बैंड फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। सर्विंग लीकर टू द टूरिस्ट्स, तो अब लीकर सर्व करने को अलाउ कर दिया गया है इन द रिजॉर्ट्स, जो पहले अलाउड नहीं था लक्षद्वीप के अंदर। लैंड एक्विजिशन की एक अग्रेसिव पॉलिसी लेकर के आए रिगार्डिंग सिटी डेवलपमेंट। एंटी गुंडा रेगुलेशन लेकर के आए हैं। एंटी गुंडा रेगुलेशन एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जिसमें आपको क्राइम करने से पहले डिटेन कर लिया जाएगा 1 साल के लिए, अगर वहाँ की सरकार को, वहाँ की पुलिस अथॉरिटीज़ को लगता है कि आप कुछ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अब इसमें पूरा का पूरा मुद्दा क्या है समझिए। आपने देखा कि 96% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो कानून है ये हमारे कल्चर, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे फूडिंग स्टाइल के खिलाफ हैं और हमारे ऊपर ये इम्पोज किया जा रहा है, और हम प्रोटेस्ट ना करें, हमें डराने धमकाने के लिए ये एंटी गुंडा लॉ लाया गया है। अगर हम थोड़ा भी प्रोटेस्ट करेंगे तो एंटी गुंडा लॉ के अंतर्गत हमें जेल कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। तो ये कह रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ के लोकलाइट्स, और इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये कम्युनल मुद्दा बनता जा रहा है। इसलिए मैं ये कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे ही कम्युनल एंगल आया मुझे पता लग रहा था कि अब ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये हिंदुत्व एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, और क्योंकि वहाँ की 96% पॉपुलेशन तो मुस्लिम है। तो प्रफुल्ल पटेल साहब कह रहे हैं क्या, इनको कहा गया है द मैन हु हैज़ क्रिएटेड स्टॉर्म इन द इंडियाज़ आइलैंड्स ऑफ पीस। तो लक्षद्वीप को इंडिया का आइलैंड ऑफ पीस माना जाता, तो वहाँ पे इन्होंने स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। इनका क्या कहना है कि इस तरह के प्रपोजल से, इस तरह के रेगुलेशन से लक्षद्वीप से में 2 फायदे होंगे। एक तो वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी विथ हेल्प ऑफ दिस लॉ, एंटी गुंडा लॉ, और दूसरा टूरिज्म प्रमोट होगा और लक्षद्वीप को भी हम लोग मालदीव की तरह एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर सकते हैं, ये इनका कहना है। लेकिन जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे कल्चर को डिस्टर्ब करने की कोशिश है ये, और ये जो रेजिडेंट्स हैं ये कह रहे हैं कि दिस विल इन्फ्रिंज आवर ईटिंग हैबिट्स। और ये जो गुंडा रेगुलेशन है ये इसलिए लाया जा रहा है कि हम कुछ बोले भी नहीं, हमारे कल्चर को बदल दिया जाए और हम प्रोटेस्ट भी ना कर पाएँ, इसलिए गुंडा लॉ लाया गया है। तो ये पूरा इशू है, बट सिंस इसमें कम्युनल एंगल आ गया है, आई डोंट थिंक इट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। The next article is taken from Assam segment. It is about Assam-Nagaland border dispute. This topic is important from our syllabus paper 6 governance point of view. तो देखिए, आसाम के जो भी नेबरिंग बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं एक एक करके देखते हैं। पहला बॉर्डर डिस्प्यूट है आसाम का अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो आसाम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और अरुणाचल प्रदेश was given statehood in 1986 according to अरुणाचल प्रदेश एक्ट ऑफ 1986, but it was given statehood in 1987। और कई सारे एरियाज़ में, अरुणाचल और असम के बॉर्डर एरियाज़ में कई सारी जगहों पे लेकर के अभी भी डिस्प्यूट है लैंड को लेकर के। वैसे ही असम मेघालय का 884 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। इनफैक्ट असम का अगर किसी स्टेट के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री है तो वो है मेघालय।
तो मेघालय गॉट statehood in 1972 and as per Meghalaya government statement today there are 12 areas that are disputed between two states. मेघालय और असम के बीच में लगभग 12 ऐसे एरिया हैं जो डिस्प्यूटेड हैं. असम मिजोरम की अगर बात की जाए तो असम और मिजोरम लगभग 164 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करते हैं और इनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है कई सालों से. 1995 से कई सारे डायलॉग्स किए गए बिटवीन असम गवर्नमेंट एंड मिजोरम गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं. जो करंट न्यूज़ है वो नागालैंड और असम बॉर्डर को लेकर के है. नागालैंड और असम लगभग 500 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं. नागालैंड को स्टेटहुड मिला इन 1963 जब नागा हिल्स को सेपरेट कर दिया गया. नागा हिल्स का कुछ पार्ट असम में और कुछ अरुणाचल प्रदेश में था, दोनों को सेपरेट करके, और उस टाइम तक अरुणाचल प्रदेश एक यूटी था जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. तो अरुणाचल प्रदेश से नागा हिल्स को लिया गया, असम के कुछ पार्ट से नागा हिल्स का एरिया था उसको लिया गया और नागालैंड स्टेट बना दिया गया. लेकिन अभी भी कुछ लैंड को लेकर के डिस्प्यूट है, कुछ एरिया को लेकर के डिस्प्यूट है. वो डिस्प्यूट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी सुप्रीम कोर्ट में है. अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं. करंट न्यूज़ ये कहता है कि नागालैंड और असम वाले एरिया में थोड़े से इंक्रोचमेंट की न्यूज़ आए कि यहाँ पे नागालैंड के साइड से कुछ लोग ज़बरदस्ती घुस आए हैं असम वाले एरिया में, खासकर जोरहाट डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में, और वहाँ पे उन्होंने अपना घर बना लिया है, पेड़ वगैरह को, जंगलों को काट दिया है और ज़बरदस्ती असम के लैंड को वो अक्वायर कर रहे हैं. तो इस बात की छानबीन करने के लिए एमएलए, कांग्रेस के एमएलए हैं, वैसे तो ये पार्टी हमें इम्पोर्टेंट नहीं है बट कांग्रेस के एमएलए हैं रूपज्योति कुर्मा जी, ये इन्होंने विजिट पे निकले ये टू ए विलेज इन देसोई वैली फॉरेस्ट इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. तो यहाँ पे देखने निकले कि सच में क्या ऐसा हो रहा है कि नागालैंड के लोग ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, देखने निकले. लेकिन जब वो देखने निकले तो वहाँ पे उनके और उनके साथ जो भी लोग थे, उनके गार्ड्स वगैरह थे, उन पे एकाएक से फायरिंग शुरू हो गई नागालैंड साइड से. तो मतलब हो सकता है कि जो गुंडे टाइप लोगों ने नागालैंड के, हो सकता है, बाकी क्या फैक्ट है अभी तो इंक्वायरी चल रही है, हो सकता है कि जो लोगों ने ज़बरदस्ती लैंड एक्वायर कर लिया है इस बॉर्डर एरिया में, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी हो. माना जा रहा है कि 50 राउंड फायरिंग हुई इनके ऊपर. फॉर्चुनेटली वो बच गए, किसी को भी कोई हानि नहीं हुई, लेकिन वो बच गए. वीडियो भी सामने निकल के आया जो उन पर फायरिंग हो रही थी. तो इस फायरिंग के बाद रूपज्योति कुर्मी साहब ही सैट ऑन हंगर स्ट्राइक, डिमांड करने लगे कि ये जो भी जिन्होंने भी फायरिंग किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जो नागालैंड के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए जल्दी जल्दी. इसके लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया. और फिर इसके जवाब में, फिर इस पूरे इंसिडेंट के बाद असम के चीफ मिनिस्टर साहब हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने असम के स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह जी को भेजा इस एरिया में इंस्पेक्शन के लिए. और जीपी सिंह ने इंस्पेक्ट करने के बाद प्रिलिमिनरी अभी स्टेटमेंट दिया है, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है कि कहीं ना कहीं नागालैंड की तरफ से ब्रीच हुआ है इस पर्टिकुलर केस में और नागालैंड ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन किया है. तो सुप्रीम कोर्ट में नागालैंड के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज ऐसा कुछ लाया जा सकता है. लेकिन अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट है, इस पर जब डिटेल में जो भी रिपोर्ट आएगा वो हम आगे आपको बताएंगे. लेकिन ये पूरा का पूरा इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल मिजोरम को के साथ बहुत डिस्प्यूट हुए थे बॉर्डर में, अब नागालैंड के साथ हो रहे हैं. तो आसाम का नेबरिंग स्टेट्स के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है इस साल मेंस के लिए एपीएससी में. इस टॉपिक के बेसिस में हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट्स आपको लगेगा. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट अरुणोदय एंड री स्वयं स्कीम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले क्यों हम ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं. तो न्यूज़ काफ़ी सरल है. हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने एक मीटिंग बुलाई. उस मीटिंग का पर्पस था ये इंक्वायर करना कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, बीटीआर रीजन है, वहाँ पे ये जो 2 वेलफेयर स्कीम है अरुणोदय और री स्वयं स्कीम, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है. तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगिरी, यहाँ पे इन दोनों स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी. तो ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने ये आर्टिकल इसलिए कवर किया ताकि अरुणोदय और री स्वयं स्कीम के बारे में एक बार ब्रीफली आपको बता दूं.
तो री स्वयं स्कीम, फुल फॉर्म है इसका री स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट। इसका नाम री इसलिए है क्योंकि इसको रीपैकेज करके लाया गया, पहले से ऑलरेडी स्वयं स्कीम चल रहा था, उसको रीपैकेज किया गया है। इस री स्वयं स्कीम के अंदर ₹50,000 ईच विल बी प्रोवाइडेड टू अबाउट 2 लाख यूथ्स ऑफ आसाम, ताकि वो अपना अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। अब यूथ्स को कैसा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना होगा या एक जॉइंट लाइबिलिटी कंपनी बनानी होगी, ताकि उनको इस री स्वयं स्कीम के अंतर्गत पैसा मिल सके। जैसे कि 5 लोगों ने मिल करके एक छोटी सी कंपनी बना ली या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, फिर आप जा करके सरकार से बोल सकते हैं या बैंक से लो, आपको पैसा मिल जाएगा अंडर दिस री स्वयं स्कीम, ताकि आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और इसमें होगा क्या कि अगर 5 लोगों ने मिल करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है तो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से 50,000 रुपये मिलेंगे। तो अगर 5 लोगों की ग्रुप है तो 2.5 लाख रुपये मिलेंगे, 4 लोगों का है तो 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से री स्वयं स्कीम में यूथ्स को पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके हमारे स्टेट में। दूसरा है अरुणोदय स्कीम। अरुणोदय स्कीम इज लार्जेस्ट एवर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इन द हिस्ट्री ऑफ असम। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और अभी तक का लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। समझते इसमें होगा क्या, इसमें लगभग 17 लाख पुअर फैमिलीज को आसाम के ₹830 पर मंथ पेंशन की तरह प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको किस तरह ग्राउंड पर डिसाइड किया जाए कि ये पुअर फैमिलीज़ हैं, तो उनका कंपोजिट इनकम साल का 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। कंपोजिट इनकम मतलब पूरी फैमिली का इनकम साल में 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। वो पुअर फैमिलीज़ की तरह काउंट किए जाएंगे और उनको हर महीने 830 रुपये का आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट। एंड दिस इज लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम इन आसाम। इसमें हर महीने 210 करोड़ रुपए आसाम सरकार के खर्च होंगे। और इस स्कीम के अंतर्गत भी जो विडोड, डिवोर्स्ड, अनमैरिड या सेपरेटेड वुमेन है या फिर स्पेशली कोई ऐसा परिवार जिसके अंदर कोई स्पेशल एबल्ड मेंबर है, दिव्यांग मेंबर है, तो उन फैमिलीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट मिनिमम वेजेस ऑफ टी वर्कर्स। अब ये आर्टिकल में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप कहीं आंसर राइटिंग में, मेंस में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो टी वर्कर्स को लेकर के, आसाम के अंदर टी वर्कर्स को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस आर्टिकल में। फॉर एग्जाम्पल, इनकी पॉपुलेशन लगभग 65 लाख है, दैट इज अबाउट 18% ऑफ टोटल आसाम्स पॉपुलेशन। बहुत ह्यूज नंबर है इनका। और इनका आप वेजेस देखिए, डेली वेजेस, दिन का कितना कमाते हैं ये, तो आपको पता चलेगा कि हमारे स्टेट के अंदर अभी भी कितनी गरीबी है। इनका डेली वेजेस अभी तक तो 167 रुपीज़ था इस इलेक्शन से पहले तक, लेकिन इस इलेक्शन के दौरान फिर फरवरी महीने में आसाम सरकार ने इनके डेली वेजेस को 50 रुपये से बढ़वा दिया और 167 से बढ़ा करके 217 करवा दिया। तो सोचिए, बढ़ने के बाद भी अभी भी इनका डेली वेजेस एक दिन में हमारे स्टेट के 18% लोग बस 217 रुपये कमाते हैं। तो अगर कभी पॉवर्टी पे सवाल आ जाए या टी ट्राइब वर्कर्स पे सवाल आ जाए तो आप ये डाटा इस्तेमाल करना। इन 217 रुपये में भी 205 रुपये डायरेक्ट इनके स्टेट के प्लांटर्स देंगे, जहाँ पे भी जिनके फील्ड में ये काम कर रहे हैं वो टी प्लांटर्स इनको 205 रुपये देंगे डायरेक्टली, और बाकी 12 रुपये इनको मिलेंगे सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई इनिशिएटिव्स के थ्रू। तो सरकार ने कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें उनके प्लांटर्स को बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट के अंतर्गत फिर 12 रुपया और इनको उनके प्लांटर्स देंगे। टोटल सैलरी मतलब 217 रुपये पर डे की है, 205 रुपया डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांटर एंड 12 रुपीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ आसाम थ्रू द प्लांटर रीचिंग टू द टी ट्राइब वर्कर्स। एक और आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है आसाम के ऊपर, आसाम टॉपिक से रिलेटेड है। फ्लिपकार्ट एड्स असमीज लैंग्वेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। अभी डायरेक्टली तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं अगर असमीज लैंग्वेज पे सवाल आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल और एज ए स्टेप टेकन टू प्रमोट असमीज लैंग्वेज। तो असमीज लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक आप प्राइवेट स्टेप की तरह आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कैसे फ्लिपकार्ट ने असमीज लैंग्वेज को अब अपने पोर्टल पे ऐड कर दिया है। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 236 to 240. Topic number 236 is about butterflies in news. तो नीलगिरी प्लेन एस, मालबार बैंडेड पीकॉक, ब्लू मॉर्मन, लिलियक सिल्वर लाइन, ये सब बटरफ्लाइज जो इस साल न्यूज़ में थे। क्योंकि नीलगिरी प्लेन एस के बारे में समझो, ये 130 साल बाद दोबारा नीलगिरी रीजन में देखी गई। ये मार्बल्ड मैप बटरफ्लाई देखो, नॉर्मली तो ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड, भूटान, म्यांमार में दिखता है, लेकिन इस बार ये विशाखापट्टनम में भी दिखा पहली बार, इस कारण से ये न्यूज़ में था। अब ये सब क्यों ये न्यूज़ में थे ये भी याद मत करो,
लेकिन मोटा मोटा समझ लो कि ये कहाँ रहते थे। ब्लू मॉर्मन ये नॉर्मली मिलता है वेस्टर्न घाट में, लेकिन पहली बार पटना में भी मिला है। लिलियाक सिल्वर लाइन दैट इज जनरली फाउंडेड इन बेंगलुरु बट वॉज साउटेड इन सीन इन अरावली रेंज ऑफ राजस्थान ऑल्सो। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Topic number 237 is about Organization of Protection of Chemical Weapons, Prohibition of Chemical Weapon. It is an implementing body for Chemical Weapon Convention which entered into force in 1997. It has 193 member states and its main purpose is to prevent use of chemical weapons ड्यूरिंग वॉर। और इसके एफर्ट्स के लिए इसको 2013 में नोबल पीस प्राइज भी मिला था। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 237। टॉपिक नंबर 238 इज अबाउट ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। इट इज़ एन इनफॉर्मल फोरम ऑफ कंट्रीज हु फोकसेस ऑन लिमिटिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का एक्सपोर्ट ना हो, इसको लिमिट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बनाया गया, क्योंकि इनफॉर्मल फॉरम है, इसका कोई फॉर्मल बेसिस नहीं है। एंड दैट इज़ वाई दिस वर्क्स ऑन कंसेंसस। कंट्रीज माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, नो वन कैन डू मच अबाउट इट। So that is the main objective of Australian group. It works on consensus, informal group, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के एक्सपोर्ट पे लिमिटेशन लगाता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 238। टॉपिक नंबर 239 इज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट इज़ एन इंटरनेशनल एनजीओ है ये। As a result of public private cooperation it was established in 1971। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके जो चेयरमैन है, ही इज़ फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नेम्ड क्लॉस स्वाब। Please attempt this question based on topic number 239. Topic number 240 is about Eurasian Economic Union. It is an international organization for regional economic integration. It has international legal personality and is established by the Treaty of the Eurasian Economic Union. The member states are आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान रिपब्लिक, किर्गिस्तान रिपब्लिक एंड रशियन फेडरेशन। ये 5 इसके मेंबर हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के। सुन के आपको लगता होगा कि ये क्यों पूछेगा, लेकिन ये 2017 में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इस तरह के सवाल प्रीलिम्स में दिख जाते हैं, इसलिए प्लीज़ इसको भी रट लेना। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। This is the answer of question number 231 to 235 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग टाइज विथ नेबर्स, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। And according to Assam agricultural policy, the agriculture export of Assam will be doubled by 2024-25. So the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.